नमस्कार दोस्तों, रिवाइज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2021 का 20 अप्रैल 2022 को जो दूसरा शिफ्ट हुआ था उसको हम लोग डिटेल में सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझेंगे। उसके साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं जो आपको रिवाइज करना चाहिए वो भी मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। पीडीएफ आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस का हो या बेस्ट सॉल्यूशन का हो, दोनों का ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इसके साथ ही इसके पहले हम लोग लगभग 15 शिफ्ट या 16 शिफ्ट सॉल्व कर चुके हैं डिटेल में। एक वीडियो में हम लोग डिटेल में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके साथ अलग से हम लोग जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, दोनों का ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो हमेशा आप वीडियो को पॉज किया करो। क्वेश्चन को देखते हुए आपको खुद से एक ट्राई ज़रूर करना है। खुद से ट्राई करने के बाद आप देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं, एंड जो अप्रोच में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है वो आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करें क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। बोला जा रहा है पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जहां पे क्यू जो है आपका 66 डिग्री है और आर क्या है? आर है 34 डिग्री। T is a point on QR and S is a point between Q and T such that PS perpendicular to QR है। तो PS क्या है? PS है perpendicular to QR। अच्छा, और PT क्या है? PT है बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का बाइसेक्टर क्या है? PT है, मतलब ये एंगल जो है इसके बराबर है। ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल SPT? तो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। SPT क्या होता है? SPT होता है हाफ ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। तो दोनों का सब्सट्रैक्शन से 2 को भाग करना है। तो 66 माइनस 34 ये कितना हो जाएगा? 32/2, तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके साथ ही इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है जहां पे आपका कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, आप गलती भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन को बोला गया है कि पीटी जो है आपका एंगल क्यू पी और आपका आर का बाइसेक्टर है, मतलब इसके बराबर ये है। ठीक है, ये हो गया एक टाइप। और दूसरे टाइप में आपको ये भी बोल सकता है कि पीटी जो है, पीटी क्या है ना? पीटी है आपका एंगल एस पी आर, इसका एंगल बाइसेक्टर। ये है पीटी, मतलब ये एंगल इसके बराबर। अब आपको पूछ सकता है कि एंगल एसपीटी क्या होगा। अगर ये दूसरा केस हुआ तब एंगल एसपीटी क्या होगा? तब एंगल एसपीटी हो जाएगा एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तब 2 से भाग करने का आपको जरूरत नहीं है। ज्यादातर केस में आपको ये पहला वाला ही पूछा जाएगा जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि पीटी बस एंगल एस पी आर का बाइसेक्टर हो गया, ऐसे अगर हो गया, तब आपको क्या करना है ना? एंगल एस पी टी क्या हो जाएगा? एंगल क्यू माइनस एंगल आर। तब 2 से भाग नहीं करना है। तो ये भी आपको ध्यान जरूर से जरूर रखना है। दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। क्वेश्चन है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ से। तो बोला जा रहा है कि द लिस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड विथ 3627 सो दैट कि जो सम हो वो आपका 4, 5, 6 और 8 से डिविजिबल हो। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन हुआ तो ऑप्शन टेस्ट ही सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप यहाँ पे 3 से चेक कर सकते हो क्योंकि आप देख पा रहे हो 6 के अंदर क्या है? 3 है। लेकिन 3 से अगर आप चेक करोगे सम ऑफ डिजिट्स या डिजिट सम, तब आपको इसका सम निकालना पड़ेगा और हर एक ऑप्शन का सम निकालना पड़ेगा और उसके बाद दोनों को जोड़ के देखना है कौन सा 3 से भाग हो रहा है। ठीक है, लेकिन इससे भी आसान क्या है? इससे भी आसान है अगर 5 से हम लोग चेक करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर 5 से चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 5 या तो 0 होना चाहिए। तो 3627 के साथ अगर हम लोग
93 ऐड करें तो 7 + 3, बस यूनिट डिजिट देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। फिर 7 + 2 9 बन रहा है। फिर 7 और 9 16 6 बन रहा है। फिर 7 और 7 14 4 बन रहा है। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन ए जो है वहाँ पे 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, अगर आप 93 ऐड करते हो तब। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन टेस्ट आप जब कर रहे हो, ऑप्शन टेस्ट से तो आंसर जल्दी आता है, लेकिन आपको यह भी पता रहना चाहिए कि ऑप्शन टेस्ट में क्वेश्चन के हिसाब से प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, मतलब किसका पहले मैं ऑप्शन टेस्ट करूं, किसका मैं बाद में करूं। कभी कभी होगा 3 और 9 से आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, कभी कभी होगा कि 5 या 4 से भी आंसर आपका जल्दी आ जाएगा। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, और आपका एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा आप उतना जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। एक्सपीरियंस कैसे अच्छा होगा, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस से। तो बोला जा रहा है ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ग्राउंड 50 मीटर्स अपार्ट। मतलब एक ग्राउंड के सेम ही तरफ दो पॉइंट है, क्या क्या है ना, ए एंड बी है, जिन दोनों के बीच डिस्टेंस है 50। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ अ ट्री आर 60 डिग्री एंड आपका 30 डिग्री। तो ये जो है ये है आपका 60 डिग्री, और ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, 60 कौन सा 60 होगा कौन सा 30 होगा इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एंगल जो है कम है इन दोनों के बीच, यहाँ पे एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, एंगल बढ़ रहा है, यहाँ पे एंगल कम है, तो ये 30 और 60 हो जाएगा। इसके बाद बोला जा रहा है ए एंड बी जो दो पॉइंट है, ये है ए, ये है बी, ये है ओ, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये है 50। ठीक है, आपका 40% ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, ओ डी। अगर ये डी है तो ओ डी क्या है, आपका हाइट ऑफ द ट्री है। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनिए, इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप tan कॉर्ड लगा सकते हो, उससे सॉल्व कर सकते हो। या तो जो बेस्ट चीज है दैट इज कि अगर ये 30 डिग्री है इधर और ये 60 डिग्री है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। अगर पूरे का हम लोग देखेंगे तो ये कितना होगा, 3 होगा। क्लियर है क्या, क्लियर है कि नहीं बताओ। तो पूरे का 3 है, इधर का है, ध्यान रखना है, इधर का है 2 जो 30 के नज़दीक है, और इधर का है 1। ये रेशियो में बता रहा हूँ, रेशियो में ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए अगर 2 का वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 का वैल्यू क्या है, 50 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 का वैल्यू होगा आपका 75। तो ये पूरा जो लेंथ है ओ ए, ये क्या है, ये है 75। तो ये किसके ऑपोजिट है, ये है आपका 60 डिग्री के ऑपोजिट, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये 60 है। तो 60 के ऑपोजिट क्या है, 75 है। 30 के ऑपोजिट क्या होगा, 75/√3 होगा। ठीक है, 25 3 75 होता है, तो 25√3 होगा आपका ट्री का हाइट। लेकिन आपको यह पूछा है इसका क्या, ना इसका 40%, ध्यान देना है, लास्ट में 40% पूछा है, मतलब 2/5, 5 से 5 काटेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 10√3 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका 3D मेंसुरेशन से, 3D मेंसुरेशन का पिरामिड से क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट पिरामिड with base as a square of side 8 सेंटीमीटर is 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, आपको स्लैंट हाइट पूछा जा रहा है। ठीक है, पहले एक बार 3D में डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए। ये क्या है, ये है आपका राइट पिरामिड विथ ए स्क्वायर बेस। आप देख पा रहे हो बेस जो है एक स्क्वायर शेप का है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे 3 तरह का चीज होता है। ये जो है डार्क ग्रीन का, इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है आपका स्लैंट एज। ये एज है, ठीक है, इसलिए इसको स्लैंटेड या स्लैंट एज बोला जाता है। अगर मैं इसके साथ इसको जोड़ देता हूँ, या आप एक काम कीजिए, आप इधर जोड़ लीजिए,
अगर मैं इसके साथ ये जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्लैंट हाइट। ठीक है, और अगर बीच में मैं अगर बनाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे बीच में मैं अगर बनाता हूँ तो ये बन जाएगा आपका हाइट। ठीक है, ये है आपका हाइट ऑफ द पिरामिड, ये नॉर्मल हाइट है। तो ये तीन तरीके का चीज रहता है। कौन सा आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो आपको ध्यान रखना है। अगर स्लैंट हाइट पूछा गया जो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आता है तो आसान है, लेकिन अगर आपको हाइट पूछ लिया या आपको स्लैंट एज पूछ लिया तब आपको पाइथागोरस से निकालना पड़ेगा। डायग्राम अगर आपके पास क्लियर रहा, आपको अगर आइडिया क्लियर रहा कि कौन सा स्लैंट हाइट, कौन सा स्लैंट एज या कौन सा हाइट है, तब आप आराम से कर लोगे। क्लियर है? देखिए एक चीज, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है टीए से, तो ये क्या होता है, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया मतलब साइड वाला, प्लस होता है आपका बेस एरिया, नीचे वाला जो एरिया है बेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, हाफ होता है इनटू पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या, 4a, इनटू क्या होता है, इनटू होता है स्लैंट हाइट। ठीक है, प्लस बेस का एरिया क्या हो जाएगा ना, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 2a, उसके साथ स्लैंट हाइट अगर हम लोग l मान ले, प्लस a का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया गया है 208, तो ये बन जाएगा 2 इंटू ए है साइड 8 इंटू एल प्लस 8 का स्क्वायर, तो दैट इज 64। तो 208 माइनस 64 कितना हो जाएगा ना, 148 माइनस 4, तो ये आ जाएगा आपका 144, 144 बटे 16, तो 16 9 144, तो एल का वैल्यू हो जाएगा आपका 9। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपका पिरामिड, प्रिज्म्स ये सब से पूछा जा रहा है, आपको ये अच्छे से आइडिया रहना चाहिए कि किसका क्या नाम है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका रेशियो से, रेशियो एंड पार्टनरशिप से बोला जा रहा है ए बी एंड सी डिवाइड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज अमंग देमसेल्व्स इन द रेशियो 5:7:9। तो अगर हर एक को 500 करके ज़्यादा मिलेगा तो नया रेशियो क्या होगा। तो सिंपल है, ठीक है, आपको नया रेशियो पूछा गया है। आप एक काम कर सकते हो, ऑप्शन पे आप देख रहे हो पहले का जो दो रेशियो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले दो का मतलब ए और बी का अगर फाइंड कर ले तो भी हम लोग आंसर मैच करा सकते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा घटेगा। तो 5 और 7 12, 12 और 9 21, तो 21 का वैल्यू कितना ना 105,000। क्लियर है? तो यहाँ से 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा ना 500 इंटू आपका 5, तो 2500। ये किसका है, यह है ए का। बी का कितना होगा ना 500 इंटू आपका 7 हो जाएगा, तो 3500। ये होगा बी का, दोनों में ही 500 ऐड करना है, तो ये बन जाएगा आपका 3000, और इस पे आपको 500 ऐड करना है, तो ये क्या बन जाएगा 4000। तो ए और बी का रेशियो क्या बनेगा 3:4। रेशियो जो है, रेशियो तो कभी भी चेंज नहीं होगा ना, रेशियो कभी भी नहीं चेंज होगा। तो आप इतना सॉल्व करके बोल सकते हो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से बोला जा रहा है ए बी इज ए कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। मतलब एक सर्कल है जिसके सेंटर क्या है, सेंटर है ओ, और ए बी इज ए कॉर्ड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये जो है आपका ए बी है। C is a point between A and B on the minor arc of AB। ठीक है, आपको पता होगा कि ये जो छोटा वाला पार्ट है यह है माइनर पार्ट, आर्क का माइनर पार्ट, और ये जो है आपका बड़ा वाला ये आर्क का मेजर पार्ट। ठीक है,
आगे बोला जा रहा है द टेंजेंट्स टू द सर्किल एट ए एंड बी मीट एट द पॉइंट डी। मतलब ए एंड बी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो डी पॉइंट पे मैच करता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपका डी है। एंगल ए सी बी कितना है 116। एंगल ए सी बी, ये एंगल कितना है, ये एंगल है आपको 116। इसके साथ ही बोला जा रहा है आपको एंगल ए डी बी, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर है क्या? ये वाला जो एंगल है ये आपको फाइंड करना है। डायग्राम क्लियर है? आगे देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ओ के साथ ए एंड ओ के साथ अपना बी जोड़ देते हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों आपका रेडियस है। इतना क्लियर है? हम लोग क्या जानते हैं ना, रेडियस और टेंजेंट इसके बीच में जो एंगल बनता है ये बनता है आपका 90 डिग्री। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो, अगर हम लोग इस सेक्टर का बात करें, सेक्टर क्या ना, सेक्टर ए बी मेजर सेक्टर है। तो ये जो मेजर सेक्टर है इसमें आप देख पा रहे हो ये परिधि पे कितना कोण बना रहा है 116, ठीक है। तो सेंटर पे कितना बनाएगा, सेंटर पे इसका डबल बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 116 का डबल कितना 232, तो सेंटर पे बनाएगा 232। अंदर की तरफ कितना बनाएगा, दोनों का समेशन कितना है 360। तो अंदर की तरफ एंगल ए ओ बी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस 232। तो 160 माइनस 30, 130 माइनस 2 128। तो ये वाला एंगल कितना है 128। कुछ नहीं किया है मैंने, बस सिंपल लॉजिक लगाया है। जो मेजर सेक्टर है ए बी का ये वाला पार्ट, ये अगर परिधि पे जो कोण बनाएगा जो 116 बना रहा है उसका डबल बनाएगा सेंटर पे। यही लॉजिक मैंने बस लगाया है, ठीक है। अगर सेंटर पे इसका डबल बनाएगा तो पूरे का कितना होता है, पूरा होता है 360 डिग्री। तो अंदर की तरफ कितना होगा ना 128 हो जाएगा। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप देखिए जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ओ ए डी बी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके अंदर एंगल ए वाला एंड एंगल बी ये क्या है 90 डिग्री। तो एंगल डी ये वाला और एंगल ओ ये हम लोग क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री बोल सकते हैं। तो एक है 128, तो दूसरा कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 128। तो 80 से अगर 20 जाएगा 60, 60 से 8 जाएगा तो 52। तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? अच्छा, एक चीज बस देखिए, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए ये एंगल जो है ये क्या है, ये है एक्स, ठीक है। तो जब हम लोग इन सेंटर को बनाते हैं, इन सेंटर, तो हम लोग यही कहीं पे बनाते हैं, ठीक है। मतलब इन सेंटर मतलब क्या ना, बाइसेक्टर का आपका जो मीटिंग पॉइंट है, बाइसेक्टर जहां पे मीट करता है। और इधर हम लोग क्या बनाते हैं ऐसे, ये होता है एक्सटर्नल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, मतलब क्या ना आपका एक्स सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। इन सेंटर होता है 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। इन सेंटर और एक्स सेंटर दोनों मिलकर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है, दोनों का समेशन 180 होता है। तो एक्स सेंटर का वैल्यू कितना, एक्स सेंटर का यह है इन सेंटर आई, यह है एक्स सेंटर। एक्स सेंटर का वैल्यू होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। इतना क्लियर है क्या? तो आप लोग इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये है 116। तो अगर हम लोग 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 116 मान ले, तो हम लोग बोल सकते थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा ना 26 इंटू 2, तो 52 हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल ए डी बी कितना आया है 52 आया है। तो इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो। सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे सी जो है, ये जो सी है ये ये मतलब इन सेंटर आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये इन सेंटर होता तो यही सर्कल के अंदर ही आता। क्लियर है? तो उस लॉजिक से आप बोल सकते हो। क्लियर है क्या? चलिए, क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से।
एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, बोला जा रहा है कि P एंड Q completed a work together and were paid इतना एंड इतना respectively. If P can do the entire work in 20 days, how many days did they take to complete the work together? ठीक है, ध्यान से समझिए। पहले बोला जाता है कि P एंड Q को इतना करके पेमेंट मिलता है और P पूरा काम को 20 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने दिनों पे खत्म करेगा? ठीक है, तो एक चीज देखिए, जो पेमेंट मिलता है, पेमेंट जो मिलता है ये आपका प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उसी हिसाब से मिलता है जिस हिसाब से टोटल काम होता है, टोटल वर्क डन। मतलब टोटल जो जितना काम कर रहा है उसी हिसाब से पेमेंट को दिया जाता है। क्लियर है? आप अगर ज़्यादा काम करोगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, आप अगर कम कम करोगे आपको कम पेमेंट मिलेगा। सिंपल बात। टोटल वर्क कितना होता है? टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी, मतलब आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो, ये इसको बोला जाता है एफिशिएंसी, इनटू नंबर ऑफ डेज या टाइम भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ डेज या टाइम ऑब्लिक टाइम। ये होता है आपका टोटल वर्क, मतलब एक दिन में आप कितना काम कर रहे हो उसके साथ आपने कितना दिनों तक काम किया। एक दिन पे अगर 2 काम कर रहे हो, 10 दिन पे 20 काम करते हो, जो होता है आपका टोटल वर्क डन, और उसी हिसाब से पेमेंट को किया जाता है। इतना क्लियर है क्या? क्लियर है? अब एक चीज देखिए, बोला जाता है कि P एंड Q कॉम्प्लीटेड अ वर्क टुगेदर, मतलब दोनों मिल के काम को खत्म किया है, तो दोनों इक्वल नंबर ऑफ डेज काम किया है। तो नंबर ऑफ डेज या नाम जो टाइम है ये आपका क्या है? ये है 1, क्योंकि दोनों सेम ही दिन काम कर रहा है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफिशिएंसी रेशियो, पेमेंट रेशियो जो है ये हो जाएगा एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। बस पेमेंट रेशियो जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी रेशियो। ध्यान से समझिए चीजों को, क्या बोला जा रहा है, एफिशिएंसी रेशियो। तो जिस रेशियो में आपने काम किया है उसी रेशियो में आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ डेज या टाइम आप जो ले रहे हो दोनों ही सेम दिन तक काम कर रहा है, तो नंबर ऑफ डेज उसको 1 मान लेते हैं, वो ऊपर और नीचे ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ P बाई Q ये कितना हो जाएगा ना, P का एफिशिएंसी बटे आपका Q का एफिशिएंसी, ये हो जाएगा आपका पेमेंट का रेशियो, मतलब 108 बटे 144, 0 को काट दिए, 12 से अगर काटेंगे 12 9 108, 12 12 144, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ रहा है? 3:4। अब एक चीज देखिए, मतलब क्या, 3 किसका है? 3 है P का एफिशिएंसी। P एक दिन में 3 काम करता है और Q एक दिन पे कितना काम करता है? 4 काम करता है। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज डिड दे टेक टू कंप्लीट द वर्क? अच्छा, तो P एक दिन पे कितना काम करता है? 3 काम करता है। P पूरे काम को कितना दिन पे खत्म करता है? 20 दिनों पे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 20 इंटू आपका 3। ठीक है, तो 20 इंटू 3 टोटल वर्क है, तो Q कितना दिनों पे टोटल वर्क को खत्म करेगा? Q खत्म करेगा 20 इंटू 3 बटे 4, तो 4 5 20, तो Q जो है 15 दिनों पे आपका काम को खत्म करेगा। क्लियर है? P खत्म कर रहा है 20 दिनों पे, Q खत्म कर रहा है कितना दिनों पे ना, आपका 15 दिनों पे। तो टोटल वर्क कितना? टोटल वर्क को हम लोग मान लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा दोनों का, क्योंकि हम लोगों को पूछा है कितना दिनों पे काम को खत्म करेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग ये भी कर सकते हैं, एलसीएम ना निकाल के हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इस स्टेप को हम लोग जंप कर देते हैं। ठीक है, देखिए टोटल वर्क हम लोग को मिल गया 20 इंटू 3। ठीक है, क्या पूछा गया है? आपको क्यू का पूछा नहीं गया है, आपको पूछा गया है कि दोनों मिलके कितना दिनों पे खत्म करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन पे कितना काम करता है? 7 काम करता है। एक का एफिशिएंसी 3, दूसरे का 4, तो टोटल 7 काम करता है पर डे। कितना करना है? 60 काम करना है, टोटल वर्क है 60, तो कितना दिन लगेगा आपका? 60 बटे 7 दिन लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 8 56 और 4, तो 8 4 बटे 7, इतना दिन आपका लगेगा डेज। ठीक है,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये सब क्लियर रहना चाहिए कि आप जब कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो वहां पे पेमेंट कैसे होता है। बहुत ही सिंपल चीज है, आप जैसा काम करोगे उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। अब काम कितना कर रहे हो उसका हिसाब कैसे होगा ना, आप कितना दिनों तक काम कर रहे हो और एक दिन पे कितना काम कर रहे हो, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे आपको टोटल वाट कितना हुआ है वो मिल जाएगा। अब पेमेंट का जो रेशियो होता है ये एफिशिएंसी के रेशियो के साथ बराबर तभी होगा जब दोनों ने सेम नंबर ऑफ डेज काम किया है। क्लियर है? अगर दोनों ने सेम नंबर ऑफ डेज काम नहीं किया है तब आपको पेमेंट रेशियो क्या होगा ना, एफिशिएंसी रेशियो इनटू टाइम रेशियो। क्लियर है चीजें? तो हम लोग क्या किया, हम लोग पी का और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो देख लिए, हम लोग को टोटल वर्क है जो वो मिल गया। अब हम लोग क्या किए, टोटल एफिशिएंसी से भाग कर दिए। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके एक दिन पे 7 काम कर रहा है, तो एक दिन पे अगर 7 काम करेगा तो 60 काम करने में 60/7 8 4/7 इतना डेज लगेगा। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट ऑफ 95 ऑरेंजेस बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेस, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब 95 ऑरेंजेस का सीपी जो है बराबर है 80 ऑरेंजेस का एसपी से। तो सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, सीपी का वैल्यू होगा 80 और एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा 95। तो प्रॉफिट कितने का, 15 का, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर, मतलब 80 के ऊपर, इंटू 100। अगर 20 से काटेंगे तो 5 और इधर 4, तो 75 आपका 4, तो 18×4 72 होता है, तो 18 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 3 रह जाएगा, 3/4 75 होता है, 75%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सीधा आप देख सकते हो 75/4 18 आना चाहिए, और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहले 18 है, तो बाकी आपको उतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का ट्राइंगल से। बोला जा रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स एंड वाई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ए बी सी एक ट्राइंगल है, एक्स एंड वाई दो पॉइंट है आपका साइड ए बी एंड ए सी पे, सच दैट एक्स वाई जो है आपका पैरेलल क्या है, बी सी के पैरेलल है। ठीक है, बी सी के पैरेलल, तो एक्स वाई इज टू बी सी ये कितना है ना, 2.5:7। ध्यान रखिएगा ये रेशियो में है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेशियो, मतलब रेशियो में दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ मान के, तो ये सब मतलब बेसिक चीजें हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी वाई एक्स टू ए एक्स वाई। मतलब नीचे वाला जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया के साथ आपका ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसका रेशियो पूछा जा रहा है। ध्यान रखना है किसका पहले पूछा जा रहा है, किसका बाद में पूछा जा रहा है। पहले है ट्रेपेजियम का, तो ये भी बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, ये भी पिछले 6 जन्मों से पूछा जा रहा है। तो पहली बात कि सिमिलरिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एरिया जो होगा पूरे एबीसी ट्राइंगल का, एबीसी ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर मतलब 49, और ट्राइंगल ए एक्स वाई जो है इसका कितना हो जाएगा, ए एक्स वाई का ये हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर मतलब 6.25। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल या ट्रेपेजियम जो बन रहा है ट्रेपेजियम, इसका एरिया बी सी वाई एक्स का एरिया कितना हो जाएगा ना, दोनों को अगर माइनस कर देंगे तो आप देख सकते हो 43 आ रहा है इधर, 49 - 6 43, उससे 0.25 आपको माइनस करना है, तो 42 पॉइंट हो जाएगा आपका 75, क्योंकि 100 - 25 कितना होता है, 75 होता है। ठीक है, तो 42.75 ये है बी सी वाई एक्स का। इसके नीचे किसका आएगा, इसके नीचे आएगा ट्राइंगल ए एक्स वाई का, ये कितना है 6.25। ठीक है, तो पॉइंट को आप हटा दो ऊपर और नीचे। अगर हम लोग 25 से काट सकते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में कितना है 25 है और इसके लास्ट में 75 है, तो 25 से आराम से काट सकते हैं। तो 25 से अगर काटेंगे तो नीचे इधर कितना आएगा 25 ही आएगा। ठीक है, और ऊपर कितना आएगा 25 के 25
कितना आएगा 42 माइनस 25, तो 22 माइनस 5 17, 177, 25 7 175 और 25 के 25, तो 171/25, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन डी जो है वहां पे आपका उल्टा दिया गया है 25/171, तो आप कैलकुलेट कर लो आराम से कि ए एक्स वाई का कितना आएगा, बी सी वाई एक्स का कितना आएगा। लेकिन जब आप आंसर टिक कर रहे हो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आप टिक कर रहे हो, कि इसका आगे पूछा गया है ना, ट्रापीजियम बी सी वाई एक्स का आगे पूछा गया है, तो पहले इसको लिखना है, बाद में ए एक्स वाई का लिखना है। क्लियर है क्या। क्वेश्चन है आपका डीआई का पाई चार्ट से। बोला जा रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 3600। इफ द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सी is 20% and that of the female employees in D is 40%, then what is the ratio of the number of female employees in office D to that of the female employees in office C। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है वो पहले अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। आप मेल की जगह फीमेल या फीमेल की जगह मेल ले लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पूछा जा रहा है रेशियो ऑफ नंबर, आप ऐसे लिख लो, डी का फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस डी टू दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस सी। अच्छा, तो डी में कितना है ना 90 डिग्री है, इसके साथ आपका डी का फीमेल परसेंटेज आपको दिया गया है 40%, तो 90 इंटू 40 आपको रेशियो पूछा गया है। तो ना ही आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो दिया गया है इसको कंसिडरेशन में लेना है, दोनों तरफ कट जाएगा, ना ही नीचे आपका 100 लिखना है, वो भी दोनों तरफ कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, सी का आप देखिए, सी का कितना डिग्री है ना 54 डिग्री। उसके साथ ही सी में जो यहाँ पे देखिए गलती होने का चांसेस है, सी में जो डाटा दिया गया है मेल का दिया गया है, परसेंटेज ऑफ मेल इन एम्प्लॉयज इन ऑफिस सी 20% है, तो मेल का अगर 20% है, फीमेल का कितना होगा 80%, तो इंटू 80, 100 दोनों तरफ कट जाएगा, 3600 ये भी दोनों तरफ कट जाएगा, मतलब 360 का वैल्यू होता है 3600। ठीक है, ये भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जब हम लोग कैलकुलेशन को कर रहे हैं तो किस तरह से छोटा कर रहे हैं, कैसे हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं कि इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो भी आपको पूरा क्लियर रहना चाहिए। आपका अगर लेवल अच्छा है तो ये सब आपको क्लियर रहेगा, लेकिन आप अगर बेसिक्स पहले आप सीख रहे हो चीज़ों को, तो पहले ये सब चीज़ें आपको उतना क्लियर रहना चाहिए। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि क्यों हम लोग 360 के बराबर 3600 को नहीं किए, क्यों हम लोग उसके साथ 90 मल्टीप्लाई नहीं किए, क्यों 54 को मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि रेशियो में पूछा गया है, दोनों तरफ ही कट जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 9 6 कितना है 54, 8 5 40, तो आंसर हो जाएगा 5:6, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। बोला जा रहा है इफ रमन ड्राइव्स हिज बाइक एट ए स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज ऑफिस 5 मिनट्स लेट। इफ ही ड्राइव्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज हिज ऑफिस 4 मिनट्स अर्ली। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू रीच हिज ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा उसको ऑफिस जाने के लिए, इसके लिए आपको डिस्टेंस पहले पता रहना चाहिए। डिस्टेंस अगर पता रहेगा, उसको अगर 27 से भाग करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि स्पीड दिया रहा है, मतलब दे दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस में दो स्पेशल फॉर्मूला होता है, जिसमें एक होता है d इजिकल टू एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी टी। टी टी क्या है, टी टी है टोटल टाइम, टोटल टाइम। और दूसरा जो है दैट इज d इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई, या आप y माइनस एक्स भी लिख सकते हो, जो ज़्यादा है उससे कम वाला घटाना है, इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब क्या, टाइम का डिफरेंस। तो दोनों फॉर्मूला को एक बार समझ लीजिए, दोनों देखने में बस सेम ही है, एक में नीचे प्लस है, एक में माइनस है, एक में टोटल टाइम है, एक में आपका डेल्टा टी है, मतलब टाइम का डिफरेंस। ठीक है, बेसिक से ही आता है ये चीज़, एलसीएम करने के बाद मैं डायरेक्ट फॉर्मूला को लिख दिया हूँ।
एक बार समझ लीजिए अच्छे से, जब हम लोग x एंड y स्पीड से डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है, और जब x से कवर करते हैं एंड y से कवर करते हैं, टोटल टाइम लगता है इतना जो टी है, तब डिस्टेंस हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जब हम लोग x से कवर करते हैं और y से कवर करते हैं, लेकिन दोनों के बीच टाइम का डिफरेंस जो है डेल्टा टी है, तब नीचे y माइनस एक्स या x माइनस वाई लिखते हैं, तो यहाँ से हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग को दूसरा वाला फॉर्मूला ये वाला जो है काम में आएगा। देखिए कैसे इसके हेल्प से क्वेश्चन को जल्दी ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट टोटल डिस्टेंस आपको दे देगा। देखिए d दैट इज इक्वल टू, दोनों स्पीड x और y क्या है, स्पीड्स है, तो पहले स्पीड था 24, फिर हुआ 30, दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा से कम को घटाएंगे तो 30 माइनस 24 6 हो जाएगा। अब देखिए टाइम का डिफरेंस कितना ना, जब 24 के स्पीड से जाता है, जैसे मान लीजिए ये है आपका राइट टाइम RT, तो जब 24 के स्पीड से जाता है तब 5 मिनट लेट में पहुंचता है, 5 मिनट्स लेट। क्लियर है? जब 30 के स्पीड से जाता है तो 4 मिनट क्या है ना पहले पहुंच जाता है, 4 मिनट्स अर्ली। क्लियर है? बहुत ही बेसिक से मैं समझा रहा हूँ, कोई कॉन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। अगर राइट टाइम से 5 मिनट लेट कर रहा है या राइट टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हुआ, हम लोग यहाँ से लेकर इतना तक, ये डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 9 मिनट का। क्लियर है चीजें? तो टाइम का डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 30, तो 120 इंटू हो जाएगा 9। आपको क्या करना है, टाइम कितना लगेगा फाइंड करना है, टी, तो 120 इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या ना 27 क्वेश्चन में दिया गया है, तो 9 3 27 और 3 40 120, तो 40 के स्पीड में, सॉरी 40 के स्पीड में नहीं, 40 मिनट्स आपका टाइम लगेगा। क्लियर है क्या? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो डेल्टा टी हम लोग लिख रहे थे वो मिनट पे लिख रहे थे, ये जो 9 है ये मिनट्स पे है। क्लियर है चीजें? इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी और नीचे भी क्या है, स्पीड ही है। क्लियर है? तो अल्टीमेटली आंसर जो आएगा आपका मिनट्स में ही आएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका SICI से, तो बोला जा रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम फॉर 4 years 3200, व्हाट विल बी द अमाउंट of the same sum for the same period at the same rate of interest when interest is compounded annually। तो पहली बात कि आपको अमाउंट पूछा जा रहा है, सारा जो रेट टाइम दिया गया है उसको ही कंपाउंड इंटरेस्ट में लेना है आपको। इसके साथ ही जो सिंपल इंटरेस्ट 4 साल का है दिया गया है, तो पहला काम क्या है, हम लोगों को प्रिंसिपल फाइंड कर लेना है। तो 10% क्या है, 1 साल का SI, तो 4 साल में SI कितना बना 3200, 1 साल में कितना बनेगा 800 बनेगा। 10% का वैल्यू है 800, तो 100% मतलब प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। यह है आपका क्या ना, यह है आपका प्रिंसिपल। इसके साथ ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड करना है 10% के हिसाब से 4 साल में। तो 10% का 1 साल में परसेंटेज कितना है 10%, 2 साल में 21, CI का बात हो रहा है, 3 साल में 33.1, एकदम रटा होना चाहिए ये सब चीज़। अगर पूछेगा तो 10 5 8 4 इससे ही पूछेगा, और 4 साल के लिए 46.41%। क्लियर है क्या? तो एक चीज़ देखिए, हम लोग को करना क्या है, हम लोगों को सिंपली 8000 का 146.41 ये कितना परसेंटेज होगा यह फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? इतना परसेंटेज फाइंड करना है, तो अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 100 प्लस आपका SI बोल रहा हूँ सॉरी, CI 100 प्लस आपका CI कितना है 46.41, दोनों ही है। क्लियर है? तो अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग 8000 का 46.41% मतलब CI अलग से फाइंड करके 8000 के साथ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो 146.41% ऑफ 8000 कैसे करेंगे? देखिए, जीरोस के बारे में, परसेंटेज के बारे में, पॉइंट के बारे में सोचना ही नहीं है। सीधा हम लोग अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 8 4 32, तो 2, मतलब लास्ट में 28 आना चाहिए, जीरो इधर उधर हो सकता है, तो लास्ट में 28 है, ऐसा दो ऑप्शन है, ए और बी। उसके पहले 7 है, इधर इधर 1 है, तो और भी थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो 8 के 8 8 4 32, 3 रह गया, 8 6 48 और 3 51, 51 एक रह गया, 5 उधर रह गया, मतलब बी हो जाएगा। इतना तक हम लोग को समझ में आ गया। कर लेते हैं, 8 4 32 और 5 37, 37 3 रह गया, 3 उधर रह गया, 37 का 7 रह गया, 3 उधर रह गया, 8 के 8 और 3 11। तो अब देख रहे हो 11,712, 712.80, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? कैसे हम लोग कैलकुलेशन को आसान किए आप देख लिए। अगर 5 डिजिट के नंबर के साथ हम लोग 1 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम लोग को आसान पड़ता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेशन को आसान करना है आपको खुद से एक ट्राई जरूर देना है। क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। बोला जा रहा है अ शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन अ मशीन and sells it for rupees 48,380 rupees. If he does not offer the discount, he will get a profit of 18%. What is the cost price of the machine? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ठीक है, हर क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट में करने का जरूरत नहीं है। बोला क्या जा रहा है, अगर हम लोग 18% डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले जो शॉपकीपर है 18% डिस्काउंट देता है एंड इतने में बेचता है। डिस्काउंट किसके ऊपर देगा? डिस्काउंट देगा एमआरपी के ऊपर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी के ऊपर जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर आपका डिस्काउंट देगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो बोला जा रहा है अगर वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है, कोई भी डिस्काउंट अगर नहीं देता है, तब वो प्रॉफिट कितना करता है? 18%। ठीक है, मतलब अगर मार्क प्राइस में ही बेचता है तब 18% प्रॉफिट होता है। क्लियर है क्या? तो आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे ना। 18% डिस्काउंट देता है एंड इतना में बेचता है, तो 18% अगर डिस्काउंट देगा 100 में, तो कितना होगा? 82%। 82% का वैल्यू कितना ना? 48,380। क्लियर है क्या? तो 82% का वैल्यू है इतना, तो 100%, यहाँ पे 100% क्या है? 100% मतलब हम लोगों को मार्क प्राइस मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 48,380 बटे आपका 82 इंटू 100। ये क्या हो गया? ये हो गया मार्क प्राइस जो लिखा हुआ है। अब बोला जा रहा है अगर वो इस प्राइस में ही बेचता है, इस प्राइस में ही अगर इसको बेचता है, तो 18% प्रॉफिट होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 118 का जो वैल्यू है ये है 118%। ठीक है, तो 118% का वैल्यू कितना? 48380 इंटू 100 बटे आपका 82। तो यहाँ पे 100% इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देगा आपको सीपी। तो सीपी देगा, सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा ना? 48380 इंटू 100 इंटू आपका 100 बटे कितना? 82 इंटू आपका 118। इतना क्लियर है क्या? अब हम लोग को कैलकुलेशन को करना है। क्लियर है इतना? देखिए कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि 118 है, इधर इधर 41 है, ठीक है, सॉरी 82 है, तो देखिए अगर 2 से करते हैं तो ये कितना आएगा? 59 आएगा। इधर कितना आएगा? 50 आएगा। इधर आप देखिए अगर 2 से करते हैं तो 41 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा? 50 आएगा। क्लियर है इतना? अब 41 जो है एंड 59 जो है, दोनों ही आपका प्राइम नंबर है। तो हम लोग को करना क्या है? हम लोग को सीधा भाग करना पड़ेगा। यह हम लोग को समझ में आ गया। इतना क्लियर है क्या? तो एक चीज देखिए, अगर 41 से काटेंगे, अच्छा इधर 10 हम लोग पहले लिख देते हैं इंटू 10,
तो 41 से अगर काटेंगे तो एक से जाएगा तो 41, तो कितना आया 73। तो 73 माइनस है 41, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 2 और इधर 8, तो 8 से कट जाएगा। क्लियर है क्या? 73 हो गया आपका, 41 73 आया, 32 बना, तो फिर से अच्छा 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा। तो 118 आपका 59 से 2 से कट जाएगा, तो 5 5 25, 25 2 50, तो सीपी जो हो जाएगा आपका 50,000। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से है। बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ ये आपको फाइंड करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए पहली बात, आपको क्वेश्चन को तोड़ना आना चाहिए। कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ सकते हो, इसका आपका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। जहाँ पे नेगेटिव है या जहाँ पे पॉजिटिव है, या मतलब प्लस और माइनस है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, वहाँ से आप तोड़ोगे तो गलती नहीं होगा। और छोटे छोटे पार्ट का आपको अलग अलग से करना पड़ेगा। पहले देखिए 25/10, तो 5 5 25, 5 दूनी 10, तो 5/2। फिर माइनस आ गया, पहले ब्रैकेट का काम होगा उसके बाद ऑफ का काम होगा। तो 7/12, 7/12 साइड में ऐसा कर लीजिए, 7/12 इंटू है 6/5, तो 6 से 2 कटेगा, तो ये कितना आया 7/10। प्लस देखिए 3 से 9 कट जाएगा, 3 ऊपर आएगा और इधर 2 7 14, 2 5 10, तो 7 3 21/5 आ जाएगा। प्लस देखिए इसका हम लोग कैसे करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 5 हो जाएगा आंसर। ये हो गया 5। क्लियर है? तो अब देखिए कैसे करेंगे, एलसीएम 10 ले लेते हैं। तो 2 5 10 25 माइनस 7 प्लस 42, 5 दूनी 10 प्लस आपका 5, तो 18 प्लस है 42, तो 20 और आपका इधर 40, तो 60, 60/10 6, 6 प्लस 5 11, तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका जियोमेट्री का सर्कल से। बोला जा रहा है ए सी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइडिंग द सर्कल इनटू सेमी सर्कल्स। बहुत ही कॉमन बात है, ये अगर नहीं भी बोल देगा तो यही मतलब है इसका। ए सी जो है डायमीटर है, ई डी इज ए कॉर्ड इन वन सेमी सर्कल सच दैट ई डी जो है पैरेलल टू ए सी है। ई डी जो है पैरेलल टू ए सी है। B is a point on the circumference of the circle in the other semicircle, मतलब दूसरे वाला पार्ट में B एक पॉइंट है। CBE कितना है, CBE जो है आपका यह है 75 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CED, मतलब आपको ये वाला पूछा जा रहा है कि ये वाला कितना होगा। ठीक है, सर्कल के क्वेश्चन में जब आपको ऐसे बोल दे क्वेश्चन के अंदर क्लियरली कि ये है आपका सर्कल का डायमीटर, तब आपको सीधे समझ आ जाना चाहिए कि डायमीटर का हेल्प लेके आपको यह बताना है कि डायमीटर आपका सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनाता है वो होता है 90 डिग्री। क्लियर है? तो अगर ये 75 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 25, तो ये अगर 25 है तो ये भी 25 होगा, क्योंकि एक ही आर्क के ऊपर जो आर्क आपका ए ई है इसके ऊपर ये वाला एंगल कितना है 25, तो ये भी हो जाएगा 25। क्लियर है चीजें? इतना क्लियर है? क्योंकि एक ही आर्क आपका पेरीमीटर पे, परिधि पे, अब जहां पे भी लाइन खींचोगे सेम ही एंगल बनाएगा। इसके बाद देखिए AC जो है पैरेलल टू EZ है, तो यहाँ पे एक जेड फॉर्मेशन हो रहा है, आप बोल सकते हो ये वाला जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 25। अच्छा x का वैल्यू 25 ही आएगा क्या? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया है। 75 90 माइनस आपका 75, ये कितना आएगा 15 आएगा। इस तरीके की चीज ये आएगा 15। 80 आएगा पहले, उसके बाद 10 ऐड करेंगे तो 90 बनेगा।
तो सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका डीआई का हिस्टोग्राम से। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2018 टू 2019 कंपेयर टू 2018। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर का बात हो रहा है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में आपको गेन दिया गया है, गेन जो होता है रिसिप्ट्स माइनस एक्सपेंडिचर, उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब ये वाला, ठीक है। तो 18 से 19, तो 75 से कितना बना 80, तो कितना इंक्रीज हुआ 5 का, कितने पर 75 पर, तो 5/75, तो 1/15, 1/15 क्या होता है, यह होता है 6.66, या आप बोल सकते हो 6 2/3%। 1/16 क्या होता है, 1/16 होता है 6.25, या आपका 6 1/4%। कैसे याद रखोगे आप, यहाँ पे नीचे 5 है तो यहाँ पे जो आएगा सब 6 आएगा, यहाँ पे नीचे 6 है तो यहाँ पे लास्ट में 5 आएगा। बस याद कैसे रखना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। और 1/17, 1/18, 1/19 वो कम ही लगता है, ज़्यादा यूज में 1/15, 1/16 ही लगता है। क्लियर है। और 1/15 6.66 है, तो 1/16 जो है इससे कम ही आना चाहिए, क्योंकि नीचे अगर बढ़ेगा तो ऊपर जो वैल्यू आएगा वो घटेगा। क्लियर है, बहुत कॉमन लॉजिक है, बस याद रखने के लिए। अच्छा, तो ऑप्शन सी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका ट्रिगोनोमेट्री से। तो बोला जा रहा है कि एक इक्वेशन दिया गया है tan स्क्वायर के टर्म में, tan के टर्म में tan स्क्वायर a माइनस 6 tan a प्लस 9 इजिकल टू 0। तो इस तरीके का इक्वेशन जब आपको दिया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब डायरेक्ट a का वैल्यू जो गेस करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। तब इन दैट केस आपको करना क्या है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। tan की जगह पे हम लोग t लिखेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। तो 3 3 होता है 9, तो -3 और -3 हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, टी स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई है तो 1 नीचे आएगा, साइन जो होगा ऑपोजिट हो जाएगा। ये होता है पूरा ना लिख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। तो tan a का वैल्यू कितना है, tan a का वैल्यू है आपका 3। ध्यान दीजिए 3 अगर है तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 3, बेस का वैल्यू है 1, हाइपोटेन्यूज का क्या है √10, 9 + 10, 9 + 1 10। ये आप एक बार लिख लीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे ही माइंड में करोगे तो वहाँ पे गलती होने का चांसेस रहता है। तो 6 cot a मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर, तो 1/3 प्लस 8 √10, 8 √10 cos a मतलब क्या, cos a मतलब बेस बटे आपका हाइपोटेन्यूज, तो 1/√10। तो आप देख रहे हो 8 प्लस इधर 2, तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम से। बोला जा रहा है इफ द नंबर जो दिया गया है आपका डिविजिबल बाय 99, देन के एंड पी आपको फाइंड करना है। तो एक चीज देखिए, 99 को अगर हम लोग 2 कोप्राइम में तोड़ेंगे तो 9 और 11 आ जाएगा। नंबर क्या है, नंबर है आपका 48K2048P6। तो 9 के लिए अगर 9 से डिविजिबल होगा, मतलब क्या डिजिट सम जो है आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 4 और 8 12, 2 14, 14 और 4 18, 18 क्या है 9 से डिविजिबल है तो छोड़ देता है, तो 8 आ गया और 6 आ गया, 8 और 6 14 मतलब 5। तो k प्लस पी जो है ये कितना होना चाहिए, k प्लस पी होना चाहिए 9 - 5 4 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर k प्लस पी 4 होगा, मतलब k एक आपका नंबर है, p आपका एक नंबर है, अगर ये 4 होगा तो ये जो नंबर है आपका 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि तभी आपका डिजिट सम 9 आएगा। क्लियर है इतना। अभी तक हम लोग k प्लस पी जो है इसका वैल्यू पता है 4, ना ही k का वैल्यू ना ही आपका p का वैल्यू, दोनों में से किसी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। क्लियर है इतना।
अभी देखिए अगर हम लोग गेस करने की कोशिश करें तो अब देखो 4+0 ये भी 4 हो सकता है, और आपका 2+2 ये भी 4 हो सकता है। तो आंसर आपका क्या है, आंसर आपका k इंटू पी अगर करेंगे तो यहाँ से 0 और यहाँ से 4 दोनों ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर ऑप्शन पे देखोगे तो आपका 0 और 4 दोनों ही आपका ऑप्शन में है, और इसका वगैरह इसका अलावा अभी 1+3 भी हो सकता है आपका 4, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे गेस करके आंसर करना थोड़ा सा मुश्किल है, गलती होने का चांसेस है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, ए और पी का वैल्यू हम लोग को इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा। देखिए तो ऑल्टरनेट प्लेसेस का सम हम लोग को देखना है, जो आपका 11 से भाग होना चाहिए, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है ये। तो 4+k + 0 + 8 मतलब 12, 12 + 6 18, 18+k आ रहा है, 18+k जो है माइनस 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और p 14+p, 14+p ये क्या है, ये होगा या तो 0 या तो 11 और या तो 22। 22 तो नहीं होगा, बस लिख दिया मैंने, मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब एक चीज देखिए यहाँ से क्या आ रहा है ना, अगर हम लोग 0 मान लेते हैं तो 4+k - p जो आ रहा है ये आ रहा है 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से आप बोल सकते हो कि k - p जो होगा ये कितना होगा ना, ये हो जाएगा -4, या आप ये बोल सकते हो कि p - k जो होगा ये हो जाएगा आपका 4। इतना क्लियर है क्या आपको, क्लियर है। अगर आप लोग 11 मानते हो, 11 ठीक है से 11 मानते हो तो देखिए क्या आएगा ना, 4+k - p दैट इज इक्वल टू 11। तो यहां से k - p का वैल्यू कितना आएगा, 7 आएगा, क्लियर है। k - p का वैल्यू 7 आ रहा है, तो k + p + k कितना है, यह है 4। तो यहां से आप देख सकते हो p + k अगर 4 है तो यहां से 2p का वैल्यू कितना आ रहा है, 2p का वैल्यू आ रहा है 8, p का वैल्यू आ रहा है 4। तो p का वैल्यू अगर 4 है तो k का वैल्यू क्या है, 0 है। तो अगर हम लोग k - p = 7 और k + p = 4 करते हैं तब 2k का वैल्यू कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। तो k का वैल्यू एक डिजिट पे नहीं आएगा, डेसिमल आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो P4 K0, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन में जहाँ पे आप ऑप्शन टेस्ट के थ्रू, मतलब क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक तो होता है कि आप ऑप्शन टेस्ट के थ्रू पूरा सॉल्व कर लो, एक होता है कि आप ऐसे ही पूरा नॉर्मली सॉल्व करो, और एक होता है थोड़ा सा सॉल्व करो उसके बाद ऑप्शन टेस्ट करो। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन में जहाँ पे आप देख पा रहे हो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, इतना तरीके से हम लोग k + p को फॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इतना तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो भी जल्दी जल्दी। जितना अच्छे से आपको लॉजिक क्लियर रहेगा उतना जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। क्लियर है क्या। क्वेश्चन है आपका अलजेब्रा से, तो ऐसे आपको दिया गया है, आपको s, m एंड n का वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद आप आंसर हम निकाल सकते हो। तो पहला बात आपको करना क्या है ना, आप सिंपली लिख लो कि √6p का क्यूब और इधर आपका √2q का क्यूब। ये अगर आप एक बार लिख लोगे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांसेस 0 हो जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे हो 6 √6 का स्क्वायर p² प्लस n⁴ मतलब 2q² माइनस √12p⁴। अच्छा, तो यहाँ से s का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, m का मान क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और n का स्क्वायर दिया गया है तो माइनस लो या ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n का वैल्यू √12। तो s का है 6 मतलब 36 प्लस आपका m का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 × n² मतलब 2 × 12 24। तो 24 और 4 28, 28 और 36 तो 34 और 30
64, तो 8 होगा आपका फाइनल आंसर। मैं ऐसे आपको बोल देता हूँ कि a³ + b³ के फॉर्म में लिख लो, तो क्या मतलब यहाँ पे जब आप तोड़ोगे ना a² + b² - ab, तो वहाँ पे गलती होने का जो चांसेस है 0 हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, ये जो है आपका फाइनली क्यूब करके दिया गया है, तो यहाँ से आप गलती करने का चांसेस रहता है। कभी आप लोग 2 का क्यूब कर दोगे या कभी √2 का क्यूब कर दोगे। क्वेश्चन है आपका DI का हिस्टोग्राम से। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर समझ में नहीं आया तब पीछे वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग पढ़ेंगे। बोला जा रहा है इन व्हिच ईयर वेयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप बी ₹20 मिलियन लेस देन द एवरेज एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स ऑफ टाइप ए ओवर द 5 ईयर्स। मतलब 5 सालों के लिए आपका ए का एवरेज फाइंड करना है, ओवर द 5 ईयर्स बोला गया है, ठीक है। अच्छा, तो ए का एवरेज जो एक्सपोर्ट है उसका वैल्यू फाइंड करना है, फिर उससे 20 घटाना है और देखना है बी का कौन सा ईयर के साथ वो मैच हो जा रहा है। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे ना, ए के लिए बताया जा रहा है मतलब ब्लू वाला, तो 200 + 150 350, 350 प्लस आपका 200 550, 550 + 75 625, 625 प्लस आपका 75 तो 700, 700 + 100 800, 800 प्लस आपका 300 1100, तो 1100/5 ये कितना हो जाएगा 220, 22 5 110, तो -20 मिलियन लेस करना है तो 200 आ जाएगा। 200 कौन सा ईयर के लिए अब मैच हो रहा है, आप देखिए लाल वाला, तो 2016 के लिए आपका 200 मैच हो रहा है, तो ऑप्शन डी जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एवरेज से। जब भी क्वेश्चन आपका प्राइम नंबर के ऊपर आता है, मैं पहले क्या करता हूँ, आपको सीधा प्राइम नंबर रटा देता हूँ। कैसे रटना होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको। कभी कभी छोटा मोटा एग्जाम में आपको पूछा भी जाता है कि 1 से लेकर 50 तक या 50 से लेकर 100 तक या 1 से लेकर 100 तक कितना प्राइम नंबर है। पूछा जा रहा है आपको पहला 6 प्राइम नंबर का, तो क्या क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। 2 3 5 7 एक डिजिट का 4 ही प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटा होता है 2 जो एक इवन प्राइम नंबर होता है, एक लौता इवन प्राइम नंबर। इसके बाद क्या क्या आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, आपका 17 आएगा, 19 आएगा। तो पहला 6 का बात हो रहा है, मतलब इतना तक डिवाइडेड बाई कितना ना, ऐड करके भाग करना है आपका 6 से। तो क्या आएगा देखिए, 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 3 31 और आपका 1 41, तो 41/6, तो ये हो जाएगा आपका 6 5/6, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ आपका जो प्राइम नंबर्स है, आप देख सकते हो। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है, आप जब सीख रहे हो चीज़ों को पूरी तरीके से आप सीख लो, ऐसा नहीं कि आधा सीखो आधा बाकी रहे। ठीक है, और आप अगर मेरी वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हो, आप ये भी देख सकते हो कि हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बाद में आपका काम आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है, इसके साथ हर एक क्वेश्चन में जो पॉसिबल मिस्टेक पॉइंट है, जहाँ जहाँ पे आप गलती कर सकते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। अगर 1 से लेकर 50 तक का बात करें तो 15 होता है, और 50 से लेकर 100 तक का बात करें तो 10 होता है। याद रखना है आपको। 2 डिजिट का 4 प्राइम नंबर 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, इतना तक तो याद रहता ही है। फिर हर एक घर में आपका 2 2 करके प्राइम नंबर है, 2 के घर में 2, 3 के घर में 2, ठीक है, 6 के घर में 2, 5 के घर में 2, 8 के घर में 2। लेकिन 4 और 7, 4 और 7 के घर में 3 3 करके प्राइम नंबर है। अब देख सकते हो, बस याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये कोई लॉजिक नहीं है। 7 - 4 कितना होता है, 3 होता है। तो 7 के घर में और 4 के घर में 3 3 करके प्राइम नंबर होता है। ठीक है, और 9 के घर में बस अकेला 97 ही प्राइम नंबर है। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत जगह पर ये आता है, अगर आपको प्राइम नंबर पहले से वो पता है तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस
लिए मैं आपको बोलता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर एकदम आपको रटा होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका ट्रिगो से। तो बोला जा रहा है tan b का वैल्यू कितना है, 5/3। तो परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, मैं बार बार आपको बोलता हूँ ये अलग से लिख लीजिए तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसको देखते हुए आप वैल्यू पुट कर सकते हो जिसका भी पूछे। तो 5 है आपका परपेंडिकुलर, 3 है बेस और हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा ना, √25 + 9, तो ये कितना हो जाएगा 34। एक चीज़ ध्यान रखिए, एक ट्रिपलेट होता है, बहुत बच्चा गलती कर देगा, 3 4 5, तो वो यहाँ पे काम नहीं आएगा। वहाँ पे क्या होता है ना, आपका 3 और 4 जो है परपेंडिकुलर बेस या बेस परपेंडिकुलर होता है, 5 होता है आपका हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे जो डाटा दिया गया है वहाँ पे 5 क्या है आपका परपेंडिकुलर है, तो उस तरह से आप ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो कोसेक बी है, कोसेक बी कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बटे बेस, तो √34, सॉरी हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर बाई 5 प्लस साइन बी, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। और नीचे क्या आ जाएगा कॉस बी, कॉस बी मतलब बेस बटे हाइपोटेन्यूज। और आपका सेक बी कितना हो जाएगा इसका उल्टा, √34/3। तो अब देख सकते हो ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा आपका 34 प्लस आपका 25, तो ये कितना बन रहा है 59 बन रहा है। नीचे आपका एलसीएम कितना बन रहा है 5√34, हालांकि √34 ऊपर और नीचे कट जाएगा, ठीक है। तो मैं सीधा उल्टा करके लिख रहा हूँ, 3 × √34, एलसीएम आएगा नीचे में आपका डिनोमिनेटर में, और इधर आएगा 9 - 34, तो 34 से 34 कट गया, √34 से √34, तो ये आ गया कितना ना 59 × 3 माइनस आएगा सामने बटे 5 इंटू इधर 25, 9 होता है आपका 34, तो नीचे आएगा 125 माइनस आएगा सामने और 59 × 3, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, मतलब 177। तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है आपका एल्जेब्रा से। आपको यहाँ पे √x - 1/√x दैट इज इक्वल टू √5 ये दिया गया है, पूछा गया है इसका वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग जानते हो अगर x - 1/x आपको पता है तो आप लोग आराम से x³ + 1/x³ इसका वैल्यू, या x² + 1/x² इसका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो अगर हम लोग ये करें कि ऊपर और नीचे x को कॉमन ले लें, तो ऊपर में क्या बनेगा x³ + 1/x³ बनेगा, नीचे क्या बनेगा x + 1/x बनेगा। यहां से आप देख सकते हो कि आपका x + 1/x ये कितना आएगा, मतलब ये आएगा √5 का स्क्वायर आपका +2, तो x + 1/x कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। x³ + 1/x³ ये कितना होगा ना, a³ - 3 है, तो a³ - 3a, 343 - 21, और नीचे है आपका 7, ये कितना आ रहा है 322/7, सो 7 4 28 और 6 रह गया, सॉरी 4 रह गया, तो 7 6 42, तो ऑप्शन ए जो है हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? इस तरीके का क्वेश्चन में आपको ये जरूर से जरूर समझना है कि क्या मतलब क्या इंफॉर्मेशन हम मुझको पहले निकालना है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब देख रहे हो यहाँ पे अगर x को कॉमन लेते हैं तो x³ + 1/x³ नीचे 1 + 1/x मिल जाता है। तो अगर हम लोगों को x + 1/x पता है तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि अगर हम लोग x - 1/x फाइंड करते उससे हम लोग x³ - 1/x³ को आराम से निकाल सकते, लेकिन x³ + 1/x³ यहाँ पे दिया गया है, तो आपको यह जरूर से जरूर समझना है कि इस डाटा को हम लोग किससे आराम से निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डाटा फाइंड करना है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन है आपका
DI का हिस्टोग्राम से। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा पढ़ के अलग लग सकता है, ठीक है। पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। द गिवन हिस्टोग्राम शोज द हाइट्स ऑफ 232 students of an athletic club and their numbers. Study the histogram carefully and answer the question that follows. Histogram showing the heights of children of an athletic club and their numbers. If the histogram to be presented by a line diagram, what would be the starting point and the ending point of the line diagram? ठीक है, यह है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है जो डाटा आपको हिस्टोग्राम के फॉर्म में दिया गया है, अगर उसको हम लोग लाइन डायग्राम के हिसाब से प्रेजेंट करते हैं तो ये जो लाइन डायग्राम होगा उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। इसके पहले 2020 में एक बार एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ तो मुझे याद नहीं है और डेट भी याद नहीं है, लेकिन साल 2020 में था वो। उसमें बोला गया था कि जो लाइन डायग्राम एक्चुअली आपका हिस्टोग्राम को रिप्लेस करता है, ठीक है। जो लाइन डायग्राम आपको हिस्टोग्राम को रिप्लेस करता है उसको क्या बोला जाता है? तो आंसर था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। मतलब क्या? मतलब यही कि अगर हिस्टोग्राम को हम लोग लाइन डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, हिस्टोग्राम का जो डाटा है उसको अगर लाइन डायग्राम में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब एक चीज समझिए कि हिस्टोग्राम को कैसे हम लोग लाइन डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। उसके लिए करना क्या होता है ना, हर एक जो बार है उसका मिड पॉइंट को लेना पड़ता है, उसका मिड पॉइंट को, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट को जोड़ जोड़ के एक लाइन डायग्राम को बना सकते हैं जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्लियर है क्या? तो क्या करना है हम लोग को, हर एक का जो मिड पॉइंट है हर एक बार का उसको हम लोग को एक साथ जोड़ देना है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, ये जो लाइन डायग्राम या जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये कहाँ है, ये जो बार है इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ से तो लाइन डायग्राम स्टार्ट नहीं होगा। आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है या लाइन डायग्राम है वो एक्स एक्सिस में कहीं से स्टार्ट होगा। क्लियर है? एक्स एक्सिस में। और ये भी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में, जो ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे जाके कहीं पे खत्म होगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए, इसको जो पिछले वाला आपका बार है मान लेते हैं वहां से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो है आपका जो इसका नेक्स्ट जो बार आएगा वहां पे जाके खत्म हो रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, एकदम एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे भी वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है क्या? इसके साथ एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो आपको पूछा जा रहा है। स्टार्टिंग का और एंडिंग का एक्स का कोऑर्डिनेट एंड वाई का कोऑर्डिनेट आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, ये जो मिड पॉइंट है ये यहाँ पे एक बार आप बना सकते हो। ठीक है, इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी एक बार आप बना सकते हो, इसका मिड पॉइंट है। तो ये जो बार है इसका रेंज कहाँ से कितना तक होगा ना, आपका 170 से 175 तक होगा। और इसका रेंज कितना होगा? इसका रेंज होगा आपका 115 से 120 तक। क्योंकि आप देख पा रहे हो 5 का गैप है, अगला वाला कितना है 120 से 125, देन 125 से 130। तो अब ये जो है ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो इनका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 117.5। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 है तो मिड का जो वैल्यू होगा 2 से भाग करेंगे तो 2.5 या तो 120 से घटाना है या 115 के साथ ऐड करना है, तो 117.5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 117.5, 0। और यहाँ पे भी आप देखिए इसका मिड पॉइंट क्या आएगा ना 172.5। वही 5 का गैप है, 2 से भाग करेंगे तो या तो 170 के साथ ऐड करेंगे या तो 175 के साथ माइनस करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 172.5, 0।
तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पहले से रहना चाहिए कि कैसे हम लोग हिस्टोग्राम को लाइन डायग्राम या जिसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोला जाता है उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आपको यह पता रहना चाहिए कि लाइन डायग्राम जो है, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, वो एक्स एक्सिस से ही स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस पे ही खत्म होगा। अगर एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा या एक्स एक्सिस पे खत्म होगा तो वहाँ पे वाई का वैल्यू क्या, डायरेक्ट जीरो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक्स का वैल्यू आपको इंडिविजुअली फाइंड करना है, जो पिछले वाला बार का मिड पॉइंट होगा या आगे वाला बार का मिड पॉइंट होगा। क्लियर है इतना? क्वेश्चन है आपका परसेंटेज से, तो बोला जा रहा है कि अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बनानास enables a customer to buy 6 more bananas for ₹80. What is the reduced price of bananas per dozen? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्या बोला जा रहा है कि बनाना का जो प्राइस था उसमें 20% का घटौती हुआ है। ठीक है, 20% घटा है, मतलब पहले अगर 5 था तो अभी कितना हुआ है, 4 हुआ है घट के। ठीक है, अच्छा, और घट कितना रहा है, 5 का 20% तो 1 घट रहा है। ठीक है, अच्छा, अब बोला जा रहा है अगर 20% घटता है तब आप 6 बनाना ज़्यादा खरीद सकते हो। ठीक है, फॉर ₹80। मतलब क्या, 80 का 20% जो होगा वो होगा 6 बनाना का प्राइस। ठीक है, क्योंकि 80 रुपए में मतलब एक्चुअली जो रिडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20%। ठीक है, अब 80 का 20% कितना ना, 80 इंटू 1/5 तो 16। ये 16 जो है 16 रुपीस, इसमें कितना बनाना मिलता है ना, 6 बनाना मिलता है। ठीक है, 6 बनाना, 6 बनाने का प्राइस कितना, 16 रुपीस, क्योंकि 80 का 20% घटा है इसलिए आप 6 बनाना एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो उसी पैसे से। तो 6 का प्राइस कितना, 16, 1 का प्राइस कितना, 16/6, तो डजन मतलब 12 का प्राइस कितना, 2 से मल्टीप्लाई होगा 16 तो 32। तो ऑप्शन ए जो है होगा आपका करेक्ट आंसर। ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके साथ ही इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो के अंदर जितना भी क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों ही आप लोग पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो एट फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। इसके साथ ही अगर किसी को लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में इससे भी बेटर अप्रोच हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम लोग का टीम का जो मेल आईडी है रिवाइज properly@gmail.com, यहाँ पे भी आप लोग मेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सजेशन भी है तो भी आप लोग मेल कर सकते हैं। क्लियर है? अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम लोग वीडियोस को अपने काम में लें, अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे हम लोग वीडियो से प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये सब बहुत बेसिक सा चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों का क्या होता है कि पूरा प्रॉपर आइडिया नहीं रहता है तो थोड़ा सा वो लोग भटक जाता है। ठीक है, चीज़ों को करता है लेकिन प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा सही नहीं रहता। तो प्रैक्टिस कैसे करना है समझ लीजिए। आपने वीडियो को स्टार्ट किया, वीडियो को स्टार्ट करने के बाद क्वेश्चन को देखते ही आपको पॉज कर लेना है। पॉज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आपका अप्रोच बेटर ना हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे लेकिन किसी भी तरह आपको आंसर तक पहुंचना है। इसके बाद आपको वीडियो को देखना है। अगर आपने देखा कि अप्रोच कुछ बेटर है आपसे तो आप सीख लीजिए अप्रोच को अच्छे से, क्या किया गया है समझ लीजिए। ठीक है, अगर देखा कि सही अप्रोच है आपका भी और वीडियो का भी, तब आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये पॉज वाला बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन में आपको पॉज करके ज़रूर से ज़रूर खुद से खुद आपको पहले ट्राई करना ही है, तभी आपको ये प्रैक्टिस काम में आएगा। क्लियर हुआ बात? ओके, नेक्स्ट देखिए, जितना क्वेश्चन है उसका आपने पहली बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस तो किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे क्वेश्चन जो है एक ही फ्लो पे आपका नहीं बनेगा। अब ये जो फ्लो टूट रहा है ये किसी भी तरह से हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है क्वेश्चन को आपने मिसरीड किया, आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग गया, हो सकता है आपको कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ठीक है,
किसी भी तरह का फ्लो टूटने वाला अगर बात हुआ, मतलब क्वेश्चन मेरा पहला फ्लो में नहीं बना, अगर ऐसा हुआ तो तुरंत आपको उस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है और एटलीस्ट 1 वीक का गैप देना है। गैप देने के बाद उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। आप देख ही रहे हो चैनल का नाम भी है रिवाइज, इसीलिए चैनल का नाम रिवाइज रखा गया है, सो दैट जब भी आप चैनल का कुछ भी देखो, चैनल से जुड़े रहो, तो आपको हमेशा ये दिमाग में आना चाहिए कि मुझे इस चीज़ को रिवाइज करना है जो मैंने पहले पढ़ा है। हो सकता है वो मैथ हो सकता है वो जीके हो सकता है करंट अफेयर्स हो। क्लियर है बात? अब आपको रिवाइज, जितना क्वेश्चन आपका अटक गया या पहला फ्लो में नहीं बना, आपको उसको उतना बार रिवाइज करना है जब तक वो आपका पहला फ्लो में नहीं बन रहा है। अब यहाँ पे भी बात आता है, ये जो कितना बार रिवाइज करना है ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। हो सकता है आपके लिए वो 2 हो, किसी और के लिए वो 4 हो, या किसी और के लिए वो एक ही बार हो, ठीक है। लेकिन जब तक वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है, 1 वीक का गैप भी देना है, इंपॉर्टेंट है ये। जब तक 1 वीक के गैप में वो पहला फ्लो में नहीं बन रहा है तब तक आपको उसको रिवाइज करना है। क्लियर है बात? खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिलहाल अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए एंड सही टाइम का वेट कीजिए। थैंक यू।